दोस्तों, मैं हूं आप सबकी होस्ट पूर्णिमा पंडित और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इग्न्यू IQ हिंदी पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारे BHD AE 182 के सब्जेक्ट कोड लास्ट चैप्टर इकाई 8 संप्रेषण के विविध रूप। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले अब तक किसी ने अगर जूम क्लास नहीं ज्वाइन किया है तो एग्ज़ाम बहुत करीब है, आप सब जूम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है संप्रेषण का अर्थ और सिद्धांत। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिस माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ, जो मैं आपको वो यूट्यूब के सहारे पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? एक तरीके का कम्युनिकेशन ही है कि मैं आपको समझाने का कार्य कर रही हूँ, संप्रेषण का माध्यम बन रही हूँ। तो ये क्या है? संप्रेषण है। संप्रेषण यानी होता है कम्युनिकेशन का अर्थ होता है किसी एक संदेश को दो व्यक्तियों या समूह को एक समान उसी प्रकार दूसरे के पास भेजना। ठीक है, यानी एक व्यक्ति अपने आचार विचार को जब दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है या आदान या प्रदान करता है या उसके पास भेजता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण के लिए हम लोग बहुत सारे माध्यमों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाओं का, पुस्तक का, टेलीफोन का, मोबाइल का, टीवी से, रेडियो से। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें संप्रेषण का एक माध्यम बनती है जिससे हम संप्रेषण कर सकते हैं। तो जो हमारी भाषा है उस भाषा में संप्रेषण करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है? भाषा के लिए एक वक्ता होता है या लेखक होता है, जिसको हम वक्ता को लेखक भी बोलते हैं। वक्ता कौन होते हैं? सेंडर। ठीक है, वक्ता होते हैं सेंडर, यानी यहाँ पे सेंडर कौन है? मैं आपको समझा रही हूँ तो यहाँ पे सेंडर मैं हुई। दूसरा होता है हमारा श्रोता और पाठक। ठीक है, श्रोता या पाठक। श्रोता या पाठक कौन हुए? आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, रिसीवर यानी। ठीक है, और ये वक्ता यानी मैं और आप किसके थ्रू, किस माध्यम के थ्रू जुड़ रहे हैं? तो यूट्यूब के माध्यम के थ्रू जुड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा भूमिका निर्धारण। ठीक है, बुक में जो चार्ट दिया गया है भाषा का, यहाँ पे वक्ता, लेखक, उसके बाद फिर भूमिका निर्धारण, उसके बाद श्रोता और पाठक दिया गया है। तो वक्ता यहाँ कौन हुई? वक्ता या लेखक जो हुई वो हुई मैं। भूमिका निर्धारण ये मोबाइल जिसके द्वारा आप पढ़ रहे हो, मोबाइल या लैपटॉप जिसके द्वारा आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब, ये सारी हो गए माध्यम। और श्रोता और पाठक हो गए आप सब जो चीज़ों को समझ रहे हो। ये था हमारा संप्रेषण का अर्थ और सिद्धांत कि हमारा संप्रेषण क्या है और किस तरीके से हम संप्रेषण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। अब हमारा है कि संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक संप्रेषण, दूसरा लिखित संप्रेषण और तीसरा आंगिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण की अगर हम बात करें तो मौखिक संप्रेषण क्या है? ऑरल कम्युनिकेशन, यानी जो रेडियो है वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा मौखिक संप्रेषण का। और भी बहुत सारे हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये सारे हमारे मौखिक संप्रेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें हम बात के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं। मौखिक संप्रेषण का अगर हम बात करें तो क्या है कि मौखिक संप्रेषण मानव मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों का जब हम एक दूसरे को संवाद के थ्रू से, बातचीत के थ्रू से या बातचीत के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं या आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, रूप के आधार पे जो हमारा मौखिक संप्रेषण होता है ये मुख्यतः 4 रूप में उभर कर आया है, जो हमारा है पहला साहित्यिक, दूसरा बोलचाल, तीसरा शुद्ध और अशुद्ध और चौथा हमारा ग्राम्य। और अगर हम मौखिक रूप में संप्रेषण की बात करें तो इसकी सबसे छोटी इकाई हो जाएगी व्यक्ति बोली, यानी किसी एक स्पेसिफिक इंसान की। अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ या आप अपने बात कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक इंसान की जो बोली होती है, व्यक्ति बोली, ये मौखिक संप्रेषण का क्या होती है? सबसे छोटी, मौखिक रूप में संप्रेषण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक स्टेज पे नेता भाषण दे रहा है और वो नेता जब भाषण दे रहा है तो वो क्या कर रहा है? मौखिक संप्रेषण कर रहा है, माध्यम बन रहा है। वो एक अकेला व्यक्ति पूरे समाज को, उस जगह को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है और वो संप्रेषण का माध्यम बन रहा है, कम्युनिकेशन का माध्यम बन रहा है। तो ये उसकी व्यक्ति बोली हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मौखिक भाषा में हम लोग अपभाषा भी देख सकते हैं, जो स्लैंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। स्लैंग लैंग्वेज जो यूज़ होता है, इसमें जो महाभाष्कर पतंजलि ने सर्वप्रथम अपभाषा को क्या कहा था, उसके और ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था कि ब्राह्मण अथवा विद्वान को मलेज भाषा अर्थात अशुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
तो ये हमारा था बेसिकली मौखिक संप्रेषण क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को और भी देखने मिलती हैं अपभाषा में, जो कि बुक में दिया है, इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे लिखित संप्रेषण पे। लिखित संप्रेषण क्या है, जिसको हम लिखने के माध्यम से एक शैली के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है लिपि। जो हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, एक लिपि के माध्यम से हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं, हम लोग उच्चारण करके उसको लिपि के माध्यम से लिखते हैं और लिखकर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। अगर हम कमल शब्द बोल रहे हैं तो कमल शब्द बोलकर उसका उच्चारण करके हम उसको तोड़कर लिख रहे हैं, क म ल। तो ये क म ल क्या थे, ध्वनि प्रतीक थे, जिसको हम क्रम में लाकर लिपि के माध्यम से उसको जोड़कर लिखे हैं। ठीक है। संप्रेषण रिटन कम्युनिकेशन होता है, जो कि लिखने के माध्यम से, लिखित माध्यम से जब हम अपने भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं और संप्रेषण का कार्य करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिखित संप्रेषण। नेक्स्ट टॉपिक है वो है देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था। तो देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था है क्या, तो सबसे पहले हम जानते हैं लिपि क्या है। तो लिपि क्या है, लिपि वो चिन्ह है, वो प्रतीक है, जिसके माध्यम से हम शब्दों का निर्माण करते हैं या उच्चारण करके हम उसको लिखित माध्यम में लिखते हैं। जो जैसे कि हमारा हिंदी जो है उसको हम किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो देवनागरी लिपि में क्या है कि संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं के लिए प्रयुक्त जो ये देवनागरी लिपि होती है, ये विश्व में सबसे वैज्ञानिक लिपि मानी गई है। क्योंकि हिंदी में जो हम प्रोनाउंस करते हैं, जो हम उच्चारण करते हैं, जिसका उच्चारण करते हैं, ठीक वैसे ही हम उसको लिखित माध्यम में लिखते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कमल के लिए, तो कमल अगर हम बात कर रहे हैं तो क का पूरा क, म ल, कमल, इस तरीके से हम ध्वनि प्रतीकों का यूज करके उसको हम लिखित माध्यम में लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाता है लिपि के माध्यम से लिखना। बिना लिपि के हम लिख नहीं सकते हैं। इंग्लिश का लिपि हमारा रोमन लिपि है, हिंदी का हमारा देवनागरी लिपि है। तो इस तरीके से वर्ण देवनागरी लिपि क्या है हमारा, हिंदी में जो हम जिस लिपि में लिखते हैं वो हमारा देवनागरी लिपि। और फिर जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, तो जो हमारा हम सेकेंड या थर्ड चैप्टर में उच्चारण स्थान के आधार पर सारी चीज़ें पढ़े थे, तो ये हमारा देवनागरी लिपि में जो वर्ण व्यवस्था आ जाएगा, ठीक उसी तरीके से हम वर्ण व्यवस्था जो हमारा व्यंजन 33 थे और स्वर 13 थे, ये सारी चीज़ों को जोड़कर लिखना है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे है, जो कि हमारा आंगिक संप्रेषण। तो आंगिक संप्रेषण क्या है, ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम किसी भी बात को अगर हम मौखिक रूप में बोल रहे हैं या लिखित रूप में कर रहे हैं तो ये हमारा मौखिक और लिखित हो जाता है। लेकिन आंगिक संप्रेषण को हम एक्सप्रेशन से बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन शारीरिक चीज़ों से करके दिखाते हैं। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है तो वो गूंगा व्यक्ति कैसे संप्रेषण करेगा, तो वो अपने आंगिक यानी अपने अंग का यूज करके वो जो संप्रेषण करेगा, शब्द जिसमें नहीं रहेंगे, वो अपने एक्सप्रेशन से, जैसे उसको एक गिलास पानी चाहिए तो वो ग्लास का हाथ से पानी का चिन्ह बना के उसको पानी पीना है, ऐसे करके वो इशारा करके बोलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आंगिक संप्रेषण। तो आंगिक संप्रेषण को शारीरिक चेष्टाओं, हाव भाव, स्पर्श, शारीरिक भाषा, भाव भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति या आंखों के संपर्क से भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी अपनी आंखों से, चेहरे की अभिव्यक्ति से, शारीरिक तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने भावों को जो आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है आंगिक संप्रेषण। फिर अगर हम जो डांस करते हैं, वो डांस जो नृत्य हम करते हैं, ये क्या है हमारा अशाब्दिक या आंगिक संप्रेषण। ये भी एक शैली है जिससे हम आंगिक संप्रेषण कर सकते हैं, एक माध्यम है जिससे हम आंगिक संप्रेषण देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन और हमारे बॉडी के डांस से, परफॉर्मेंस से हम लोग क्या कर रहे हैं, आंगिक संप्रेषण कर रहे हैं। ना हो गया, गुस्सा हो गया, भय हो गया, प्रसन्नता हो गई, आश्चर्य हो गया, ये सारी चीज़ों का अभिव्यक्ति हम जब आंगिक यानी भावनाओं की अभिव्यक्ति जब हम अपने बॉडी के किसी पार्ट से अपने तरीके से उसको अभिव्यक्त करते हैं बिना बोले, तो उससे हम आंगिक संप्रेषण करते हैं। तो होप फिर जो हमारा आंगिक संप्रेषण है, मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें हमारा पहला है अंतरंग, दूसरा है हमारा सामाजिक, तीसरा व्यक्तिगत और चौथा हमारा सार्वजनिक जगह, जहाँ पे हम सारे आंगिक संप्रेषण कर सकते हैं अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से। तो बेसिकली ये हमारा था चैप्टर 8, जो कि अब होता है ख़त्म। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 9 देखेंगे, जो कि हमारा आखिरी चैप्टर होगा।